हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है सास बहू के रिश्ते खट्टे होते चले जाते हैं, क्योंकि आराध्या और सोहम की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। एक दिन आराध्या रसोई में खाना बना रही थी, तभी सोहम रसोई में आया और कहने लगा, सुनो ना, मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी पापा प्राची के साथ शहर आ रहे हैं। मम्मी को हमारी गृहस्थी देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसलिए कुछ दिन वह लोग हमारे साथ ही रहेंगे। आराध्या बहुत खुश हुई और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, मुझे तो अकेले घर में अच्छा ही नहीं लगता था। मम्मी पापा और प्राची आ जाएंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। 4 दिनों बाद आराध्या के सास ससुर और ननद घर आ चुके थे। उसकी ननद प्राची के कॉलेज में छुट्टियां थी, इसलिए वे लोग 20 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आए थे। पहला दिन तो आराम करने में ही निकल गया। अगले दिन सोहम ऑफिस चला गया तो आराध्या ने अपनी सास ससुर से कहा, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। आराध्या ने दिन भर अपने सास ससुर और ननद को घुमाया फिराया और लंच भी बाहर ही करवाया। उसके बाद सास ससुर और ननद काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। प्राची भी चहक चहक कर मोबाइल से फोटो ले रही थी। सभी को खुश देखकर आराध्या भी बहुत प्रसन्न थी। शाम को जब वह लोग घर पहुँचे, सोहम भी ऑफिस से घर आया। आराध्या चाय बनाने चली गई, पीछे पीछे सोहम भी उसकी मदद करने के लिए चला गया था। आराध्या के सास ससुर थक गए थे तो वो लोग अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे और प्राची हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्राची ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अंकुर खड़ा था। उसे देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी। तभी आराध्या और सोहम भी हॉल में आए। अंकुर को देखते ही सोहम हैरानी से बोला, अरे छोटे, तू अचानक यहाँ कैसे? अंकुर ने आगे बढ़कर अपने भैया भाभी के पैर छूते हुए कहा, बस भैया, मुझे पता चला कि मम्मी पापा और प्राची यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आप लोगों से मिलने के लिए चला आया। उसे देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। अंकुर सोहम का छोटा भाई था और वह चेन्नई में जॉब करता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश की जा रही थी। अंकुर के माता पिता अंकुर को वहां पर देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। पूरा परिवार एक साथ था और सभी बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। 2 दिन बाद रविवार की छुट्टी थी। सोहम घर पर ही था। सोहम को सबने घुमाने जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। लंच के बाद सारा काम निपटाकर आराध्या अपने पति सोहम के साथ कमरे में लेटी हुई थी। लंच के बाद वैसे भी उसे लेटने की आदत थी और सोहम भी सप्ताह भर तो ऑफिस में रहता था, लेकिन छुट्टी वाले दिन वह भी दोपहर को आराम कर लेता था। तभी उसकी सास फूलवती जी आराध्या के कमरे के बाहर आई और जोर से दरवाजा पीटते हुए कहने लगी, बहू जरा बाहर तो आओ। आराध्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। दुपट्टा लेकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो फूलवंती जी गुस्से से हाथ चमकाते हुए कहने लगी, वाह बहू वाह, कितनी बेशर्मी दिखा रही हो तुम। घर में सास ससुर हैं, जवान देवर और ननद हैं, फिर भी तुम दिन दहाड़े अपने पति के साथ कमरे में घुसी हुई हो। तुम्हें एक जरा भी चिंता नहीं होती कि तुम्हारे इस हरकत को देखकर तुम्हारे देवर और ननद तुम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? वैसे तो तुम लोग अकेली ही रहते हो, तुम लोगों को बहुत प्राइवेसी मिलती है। क्या तुम लोग थोड़े दिनों तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? देखो बहू, जब घर में सब लोग हो तो पति के साथ अकेले कमरे में मत रहा करो। तुम्हारी ननद तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? और तुम्हारा एक जवान देवर भी है, उस पर तुम्हारी बेशर्मी का बुरा असर होगा। घर में जवान ननद और देवर के सामने तो पति के साथ बैठना भी मत। आराध्या हैरानी से बोली, मम्मी जी, यह कौन से नए नियम लगा दिए आपने? आप भी तो अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करती हैं, तब घर के बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ता क्या? और वैसे भी मैं अपने पति के साथ कमरे में आराम कर रही हूँ तो किसी पर बुरा असर कैसे पड़ेगा? और अगर आपको अपने जवान बच्चों की इतनी ही चिंता थी तो फिर आपको सोहम की शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। फिर ना मैं दुल्हन बनकर उनके जीवन में आती और ना उनके कमरे में रहती। अभी फूलवंती जी कुछ और कहती, इससे पहले ही सोहम की आवाज़ आई, माँ जरा मेरे कमरे में आना। फूलवंती जी जलती हुई नज़रों से बहू को घूरते हुए कमरे में पहुंची। पीछे पीछे आराध्या भी कमरे में आ गई। सोहम बिस्तर पर उठकर बैठ चुका था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठाते हुए कहा, क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है क्या? फूलवंती जी बहू के सामने ही
बेटे को भड़काते हुए कहने लगी, देखना बेटा, बहू कितनी बेशर्म है। हम लोग सभी घर में मौजूद हैं, फिर भी यह तेरे साथ इस कमरे में आराम कर रही थी। अब तू ही बता, इसकी इस हरकत तो देखकर तेरे छोटे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा। सोहम हैरानी से बोला, क्या असर पड़ेगा? प्राची कोई छोटी बच्ची नहीं है और अंकुर भी बड़ा हो चुका है। वो अच्छे से समझता है कि हम पति पत्नी हैं और आराध्या को अगर दिन में आराम करना रहेगा तो वह अपने कमरे में आकर आराम नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी? क्या अपने कमरे में अपने पति के साथ आकर आराम करना कोई गुनाह है? वैसे भी हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है और आपकी आवाज़ लगाते ही आराध्या तुरंत ही आपके सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हर पल आप लोगों के लिए तैयार ही हैं। आराध्या भी सुबह से काम में ही लगी हुई थी। उस समय तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना सारा काम करने के बाद जब ये थक गई है और आराम करना चाहती है तब आप उसे बेशर्म क्यों कह रही हैं? फूलवंती जी बेटे के इस प्रश्न के सामने सकपकाकर रह गई। सोहम ने आगे कहा, देखो माँ, ऐसे ही छोटी छोटी बातों के कारण रिश्तों में दरार पड़ जाती है, फिर आगे चलकर कोई बड़ी बात हो जाती है और जब ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है तब लोग कहते हैं कि सास बहू का रिश्ता कभी प्यार भरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी ही छोटी मोटी रोक टोक के कारण ही सास बहू के रिश्ते खट्टे होते चले जाते हैं और जब बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो रिश्ते बिखर कर रह जाते हैं। और जानती हो, इन सब का सबसे ज़्यादा असर एक बेटे पर होता है। वह ना तो एक अच्छा पति बन पाता है और ना एक अच्छा बेटा, क्योंकि यदि वह माँ की तरफ से मामले को संभालने की कोशिश करता है तो पत्नी की नज़रों में गिर जाता है और अगर पत्नी की तरफदारी करता है तो माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम बन जाता है। मैंने खुद के घर में यह होते हुए देखा है। तुम ही बोलो माँ, जब पापा दादी की बातों में आकर तुम्हारे साथ अन्याय कर बैठते थे तब क्या तुम्हें दर्द नहीं होता था? तब उन्हें भला बुरा नहीं कहती थी? तब पापा की आंखों में नमी मैंने खुद देखी है। और जब पापा तुम्हारा पक्ष लेकर दादी को समझाने की कोशिश करते थे तब वह दादी की नज़रों में बुरे बन जाते थे और दादी उन्हें जोरू का गुलाम कहने लगती थी। और इन्हीं सब बातों से बचने के लिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह तुम ही थी जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी कि बेटा शादी कर ले। फिर तुम्हारे जिद में आकर जब मैं आराध्या से मिला तो मुझे भी आराध्या पसंद आ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी अपनी बहू के साथ वही व्यवहार करोगी जो व्यवहार दादी ने तुम्हारे साथ किया था। मुझे तो लगा था कि एक बहू के दर्द को तुम अच्छे से समझती होगी, इसलिए अपनी बहू को कभी भी भला बुरा नहीं कहोगी। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी वही कहानी शुरू होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ। आगे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो करना है वह करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। मेरा काम तुम्हें समझाना था और मैंने तुम्हें समझा दिया। इतना कहकर वो खामोश हो गया तो फूलवंती जी मानो गहरी नींद से जाग गई हो। इतनी देर से बेटे की बातें सुनते सुनते वह भी अपने अतीत में खोसी गई थी, पर आराध्या भी अस्तबंद सी खड़ी सब सुन रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि सोहम ने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है और उसके मन पर इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ा है। फूलवंती जी भरे गले से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अपने समय तो मैं जैसे भूल ही गई थी और बहू के ऊपर रोक टोक लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तू सही कहता है, बहू अगर दिन भर घर के सारे काम करती है तो थोड़ा समय अपने कमरे में आकर तुम्हारे साथ आराम भी कर सकती है और हंस बोल भी सकती है। वैसे भी तुम दोनों पति पत्नी हो, हमने खुद तुम्हारे लिए आराध्या को चुना है। लेकिन सास बनते ही मैं सास के किरदार में आ गई थी और एक बहू के दर्द को भूल बैठी थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मेरा बीता हुआ समय याद दिला दिया। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से मेरी बहू की आंखों में कभी आंसू का एक कतरा भी ना आए। इतना कहकर उन्होंने प्यार से आराध्या का हाथ पकड़कर उसे सोहम के पास बिठा दिया और चुपचाप उठकर
वहाँ से चली गई। सोहम और आराध्या को उनसे और कुछ सुनने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आराध्या को सोहम के पास बिठाकर काफ़ी कुछ कह दिया था। आराध्या तो खुशी से गदगद हो उठी थी कि उसे पति के रूप में इतना समझदार इंसान मिला है, वरना बहुत से पति तो ऐसी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं और सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। लेकिन यदि हर पति अपनी माँ और पत्नी के बीच ऐसे ही तालमेल बैठाने की कोशिश करे तो सास बहू के रिश्तों में दूरी नहीं आएगी, बल्कि वह दोनों दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश करेगी। और बुजुर्गों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने तो अपने जीवन में काफ़ी कुछ देख लिया है, इसलिए अब बच्चों को उनका अपना जीवन अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।